हेलो इवन। वेलकम बैक टू विज्ञान मार्ग। आज हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं जो कि है आर्टेरियल ब्लड गैस रिपोर्ट, एबीजी रिपोर्ट। ये एमबीबीएस फर्स्ट ईयर में भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और पूरे एमबीबीएस में भी और बाद में भी क्लिनिकल्स में बहुत आपके काम आएगा। ठीक है। तो मेनली क्वेश्चंस में हम इसे कैसे इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं कि कौन सा है। ठीक है, आर्टेरियल मेटाबॉलिक एसिडोसिस है, एल्कोलिसिस है, जो भी है, तो कौन सा है हम कैसे इजीली इंटरप्रेट कर सकते हैं। और हम इसके क्वेश्चन भी प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेंगे थ्री इजी स्टेप्स। ठीक है, तीन इजी टिप्स हम देखने वाले हैं। तो उसके बाद हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस भी करेंगे। ओके। तो आगे बढ़ने से पहले जो लोग नए आए हैं चैनल को ऑब्वियसली सब्सक्राइब कीजिए आपके आगे की जर्नी को और भी स्मूथ करने के लिए। और टेलीग्राम ऑब्वियसली ज्वाइन कीजिएगा, वहाँ पे मैं सारे पीडीएफ्स भी डाल दूंगा, तो आप नोट्स को इजीली एक्सेस कर पाएंगे। ओके। तो लेट्स स्टार्ट। तो एबीजी इंटरप्रेट करने से पहले आपको कुछ वैल्यूज जानना बहुत जरूरी है। ठीक है। पहला है पीएच। जो नॉर्मल वैल्यूज है वो आपको याद रखना बहुत जरूरी है। यही मेन चीज है। 7.6 टू 7.44। ओके। नेक्स्ट है पी सीओ टू। पी सीओ टू हमारा होता है, यहाँ से 7 काट दीजिए, यहाँ से 7 काट देंगे तो आपका आएगा 36.244 मिलीमीटर ऑफ एच। थर्ड आता है हमारा बाइकार्बोनेट HCO3, जिसका नॉर्मल लेवल है 21 टू 27 मिलीकेवलेंस पर लीटर। ओके। और चौथा आता है हमारा एनोन गैप। इसका नॉर्मल लेवल होता है 8 टू 12। ठीक है। इतना आप ये चार डाटा आप याद कर लीजिए, ये आपका पूरे एबीजी में काम आने वाला है। ठीक है। तो हमारे यहाँ पे तीन स्टेप्स फॉलो करेंगे। ठीक है, थ्री स्टेप्स। पहला जो स्टेप 1, इसमें हम देखेंगे कि एसिडोसिस है या एल्कलोसिस है। ये किसके बेसिस पे देखेंगे? पीएच। ठीक है। ये मेटाबॉलिक भी हो सकता है, रेस्पिरेटर भी हो सकता है। ठीक है। तो पहला होता है पीएच। ठीक। अब पीएच में आपको यहाँ पे दो मिल सकता है कि पीएच ज्यादा है, पीएच कम है। पीएच लेस देन 7.36 and pH is greater than 7.44। तो अगर 7.36 से कम हो, pH कम है 7.36 से, तो हम इसे क्या करेंगे? एसिडोसिस। ओके। और अगर pH आपका 7.44 से ज्यादा हुआ तो क्या कहेंगे? अल्कलोसिस। ये तो आपको पता ही होगा। ठीक है, नॉर्मल चीज है। तो ऐसा नहीं होगा कि हमेशा पीएच कम रहेगा ज्यादा रहेगा, ऐसा भी हो सकता है कि पीएच दोनों के बीच में है, लेकिन वहाँ पे मेटाबॉलिक रेस्पिरेटरी दोनों कंपोनेंट से कुछ मिक्स्ड प्रॉब्लम है, जो आपको बाद में मैं बताऊंगा। ठीक है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ, नॉर्मल पीएच डज नॉट एक्सक्लूड दैट देयर इज नॉट एनी डिसऑर्डर। तो आप सिर्फ नॉर्मल पीएच देख के ये नहीं बता सकते कि वहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो नॉर्मल पीएच होने के बाद भी वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हो सकता है। ठीक है, कोई भी डिसऑर्डर हो सकता है। तो हम देखेंगे नेक्स्ट स्टेप 2।
स्टेप 2 में एक साइड में देखेंगे एसिडोसिस, दूसरी साइड में देखेंगे अल्कलोसिस। ओके, तो एक होता है लो एच। हम यहाँ पे दो कंपोनेंट देखने वाला है, एक पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 एंड एक बाइकार्बोनेट, ठीक है, जो HCO3 माइनस। लो HCO3 माइनस, हाई PCO2। तो हाई बाइकार्बोनेट और हाई पीसी लो बाइकार्बोनेट एंड हाई PCO2 कैसे एसिडोसिस कॉल करें। देखिए, जो बाइकार्बोनेट है वो आपका प्लाज्मा वेपर है। अगर प्लाज्मा वेपर कम हो जाएगा तो एसिड का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो डिस्टर्ब बैलेंस जो है वो बिगड़ जाएगा, तो एसिडोसिस कॉज करेगा वो। और हाई PCO2 जो है ये वाटर वाटर के साथ कंबाइन करके बनाता है कार्बोनिक एसिड, जो कि है एसिडोसिस कॉज करता है, ठीक है। H+ बनाता है, कार्बोनिक एसिड बनाता है, जो कि आपका एसिडोसिस करता है। तो लो बाइकार्बोनेट एंड हाई PCO2 कॉजेस एसिडोसिस। ओके, तो यहाँ पे एसिडोसिस और दो तरह का हो सकता है। एक होता है मेटाबॉलिक एसिडोसिस, और एक आपका हो सकता है रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, नेक्स्ट हम देखेंगे एल्कलोसिस। एल्कलोसिस में यहाँ पर भी हाई बाइकार्बोनेट कॉजेस एल्कलोसिस। देखिए, अगर बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा तो प्लाज्मा वेपर में बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ जाएगा, तो ये अल्कली का अमाउंट ज्यादा हो जाएगा, तो एल्कलोसिस कॉज करेगा। और अगर PCO2 कम हो गया तो एसिड कम हो जाएगा, एसिड फॉर्मेशन कम हो जाएगा, तो ये आपका एल्कलोसिस कॉज करेगा, ठीक है। तो हाई बाइकार्बोनेट एंड लो PCO2 कॉजेस एल्कलोसिस। तो एल्कलोसिस भी दो तरफ का हो सकता है। एक होता है मेटाबॉलिक अल्कलोसिस, एक आपको तो हो सकता है रेस्पिरेटरी, ठीक है, रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस। तो ये आपका हो गया स्टेप 2। पहले आपको डिटरमाइन करना चाहिए कि पीएच ज़्यादा है कि कम है। पीएच ज़्यादा हुआ तो अल्कली, पीएच कम हुआ तो एसिड। ओके, एसिडोसिस एंड अल्कलोसिस। तो स्टेप 2 में आपको देखना है कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। मेटाबॉलिक एसिडोसिस कम होगा जब बाइकार्बोनेट का अमाउंट कम होगा, तब होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस। और जब PCO2 का अमाउंट ज़्यादा होगा, तब होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ओके, और एल्कोलिसिस में देखना है कि अगर बाइकार्बोनेट के अमाउंट ज़्यादा हुआ तो आपका हो गया मेटाबॉलिक एल्कोलिसिस। अगर PCO2 का लेवल कम हुआ तो आपका होगा रेस्पिरेटरी एल्कोलिसिस। ओके, तो आई होप इतना तक क्लियर है आपका। तो स्टेप 3 में हम देखते हैं। ये जो है थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इजी है, ठीक। तो हम कैसे देखेंगे कि देयर इज एनी अप्रोप्रिएट कॉम्पेंसेशन और नॉट। तो हम इसको एक एग्जाम्पल के मदद से समझेंगे कि if the primary defect is metabolic, if the primary defect is metabolic, like metabolic acidosis, then lungs will compensate, decrease
decrease in PCO2, decrease in ठीक है। तो जो मेटाबॉलिक एसिडोसिस होता है इसमें क्या होता है, जो बाइकार्बोनेट है इसका लेवल डिक्रीज हो जाता है, बाइकार्बोनेट का लेवल डिक्रीज हो जाता है। तो पीसीओ2 का लेवल लंग कंपनसेट करता है और पीसीओ2 सीओ2 का लेवल बाहर सीओ2 बाहर निकाल देता है और हाइपर वेंटिलेशन की मदद से, और इसका जो पीसीओ2 का लेवल कम कर देता है, जो कि हमारा कंपनसेटरी मैकेनिज्म है लंग्स का। तो ये कैसे होता है? सो ये जो लंग्स है ये कैसे कंपनसेट करते हैं मेटाबॉलिक एसिडोसिस के केस में? तो देखिए, जब पीएच का लेवल कम होता है, मतलब वो 7.36 से कम होता है, तब हमारा होता है मेटाबॉलिक, मतलब एसिडोसिस होता है। तो इस केस में हमारा बाइकार्बोनेट डिक्रीज हुआ है, तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस है। तो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में जो लंग कंपनसेट करते हैं बाय डिक्रीजिंग पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये कैसे होता है? तो सेंटर फॉर chemoreceptors present at medulla, ठीक है, हम सबको होता है, जो कि रिस्पॉन्ड करता है, रिस्पॉन्ड टू एन increased level of H प्लस कॉन्सेंट्रेशन। जब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन हाई हो जाता है तो हमारे ब्रेन में, मेडुला में जो केमर रिसेप्टर प्रेजेंट है उसको ये स्टिमुलेट करता है, जो कि कॉज करता है, causes the person to hyperventilate। ओके, पर्सन हाइपरवेंटिलेट करता है और इसको हम कुसुमॉल्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। कुसुमॉल्स ब्रीदिंग भी कहते हैं। तो इससे क्या होता है, हाइपर वेंटिलेशन से मतलब जोर से सांस लेता है, ब्रीदिंग रेट बढ़ जाता है, जो कि passes out CO2 and hence the CO2 level decreases. So that's how our lung compensate for the metabolic acidosis. Okay. So next हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में कैसे हमारा जो किडनी है वो कंपनसेट करता है बाय इंक्रीजिंग बाइकार्बोनेट। तो नेक्स्ट में हम देखेंगे रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। इसमें क्या होता है, प्राइमरी कॉज क्या है, इंक्रीज इन CO2। कंपनसेशन क्या होगा, कंपनसेशन क्या होगा, इंक्रीज इन बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, बफर बढ़ जाएगा, और बढ़ जाएगा तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। ठीक है। तो हाउ डज इट हैपन? ये होता है किडनीज के माध्यम से। सो किडनी में क्या होता है, रिक्लेमिंग और रीअब्सॉर्प्शन ऑफ मोर बाइकार्बोनेट, और नेक्स्ट क्या होता है, जनरेटिंग मोर बाइकार्बोनेट। सो जब रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होता है जिसका मेन रीजन होता है पीएच में
घटना पीएच क्यों घट जाता है? क्योंकि PCO2 हाई हो जाता है। PCO2 हाई होगा तो CO2 will combine with H2 and it will form H2CO3, which will dissociate and form carbonic acid HCO3 minus and H plus, which will cause the acidity. Okay, so ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। एंड कंपनसेशन कैसे होगा? इंक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट अमाउंट। बाइकार्बोनेट का अमाउंट बढ़ जाएगा तो वो एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा। और वो कैसे होगा? किडनी की मदद से डिक्लेमिंग द बाइकार्बोनेट, मतलब उसका जो सिक्रेशन है वो कम हो जाएगा और उसका एब्जॉर्प्शन ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है, किडनी में, और जनरेशन ऑफ बाइकार्बोनेट बढ़ जाएगा, ठीक है। तो ये आपका हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस के केस में कैसे आपका कॉम्पेंसेशन होगा। तो नेक्स्ट हम देखेंगे कि इन दोनों में क्या मतलब सिमिलरिटीज है। तो देखिए, जब आपका PCO2 कम हो रहा है तो उसके कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट भी, इसको पैरेलल ऑल्ट्रेशन और पैरेलल रूल भी कहते हैं। तो जब आपका CO2 कम हो रहा है तो आपका बाइकार्बोनेट भी कम हो रहा है, और जब आपका PCO2 बढ़ रहा है तब आपका बाइकार्बोनेट भी क्या हो रहा है? बढ़ रहा है। देखिए, मतलब पैरेलल ही चल रहा है, कम हो रहा है, कम हो रहा है, बढ़ रहा है, तो ये भी बढ़ रहा है, ठीक है। PCO2 कब कम होगा? जब मेटाबॉलिक अल्कलिसिस होगा, PCO2 कम हो जाएगा। तो उसका कंपनसेशन कैसे होगा? बाय डिक्रीजिंग द बाइकार्बोनेट। बाइकार्बोनेट डिक्रीज होगा तो एसिड का परिमाण बढ़ेगा, तो वो एक दूसरे को यूटिलाइज कर देगा। तो ऐसे ही पैरेलली चलता रहता है, पैरेलल अल्टरेशन। और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर यहाँ पे दो तरह के हो सकते हैं। रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर, एक आपका हो सकता है एक्यूट, जिसमें क्या होता है, जो लंग का इक्विलिब्रियम होता है, अपने वो ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का डिसोसिएशन कर्व तो पढ़ा ही होगा। तो डिसोसिएशन कर्व जो इक्विलिब्रियम है, दैट गेट शिफ्टेड। ओके, एक्यूट में क्या होता है? इक्विलिब्रियम इज शिफ्टेड, ठीक है। और एक होता है क्रोनिक। क्रोनिक के केस में कंपनसेशन खास कैसे होता है? बाय किडनी। सो जब एक्यूट होगा तो उसमें इक्विलिब्रियम शिफ्टेशन की मदद से पहला जो प्राइमरी जो आपका कंपनसेशन है वो होगा, और क्रोनिक के केस में बाय किडनीज होगा। ओके, तो हम कुछ फॉर्मूलाज देख लेंगे। ये फॉर्मूलाज आपके क्वेश्चन सॉल्विंग में बहुत काम आएगा, ठीक है, ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। पहले पहला देख लेंगे हम, मेटाबॉलिक एसिडोसिस। मेटाबॉलिक एसिडोसिस, इसमें क्या होता है, जो HCO3 है, जो बाइकार्बोनेट का लेवल घट जाता है, बाइकार्बोनेट लेवल घट जाता है, तो कंपनसेशन में क्या होगा? पैरेलल रूल, PCO2 का लेवल भी घट जाएगा, सिंपल है। तो इसका जो फॉर्मूला रहेगा, मतलब आपके HCO3 जितना घटेगा उसके हिसाब से PCO2 का पार्शियल प्रेशर कितना होना चाहिए कि कंपनसेशन कंप्लीट हो सके, मतलब कंप्लीट कंपनसेशन होने के लिए PCO2 का लेवल कितना होना चाहिए, उसका फॉर्मूला है बाइकार्बोनेट के हिसाब से, ठीक है। तो फॉर्मूला है आपका 1.5 इंटू HCO3 माइनस प्लस 8। ओके, ये आपका होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस का फॉर्मूला, ये आप याद कर लीजिए। और सेकंड आपका हो गया मेटाबॉलिक एल्कलिसिस का फॉर्मूला। मेटाबॉलिक एल्कलिसिस में क्या होता है कि पीएच आपका बढ़ जाता है, अल्कली है,
पीएच बढ़ जाता है। पीएच क्यों बढ़ता है कि बाइकार्बोनेट बढ़ जाता है। बाइकार्बोनेट बढ़ेगा तो कॉम्पेंसेशन कैसे होगा, CO2 बढ़ जाएगा, PCO2 बढ़ जाएगा और आपका कॉम्पेंसेशन हो जाएगा लंग्स की मदद से। ठीक है, तो इस केस में आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ PCO2 है वो कितना रहना चाहिए कि पूरा कंपनसेटेड हो जाए, फुल्ली कंपनसेटेड हो। इसके लिए आपका PCO2 का जो ये होना चाहिए, उसका फॉर्मूला है पार्शियल प्रेशर 0.9 इंटू बाइकार्बोनेट प्लस 16। मेटाबॉलिक के लिए ये दो फॉर्मूला याद कर लीजिए। अब हम देखेंगे रेस्पिरेटरी के फॉर्मूला। रेस्पिरेटरी एसिडोसिस, इसके केस में दो केसेस है, मैंने पहले बताया था। एक आपका हो गया एक्यूट और एक आपका होगा क्रोनिक। ठीक है, एक्यूट फॉर एक्यूट, फॉर every 10 mm Hg rise in PCO2, HCO3 minus rises by 1 मिलीमोल पर लीटर। तो 10 एच प्रेशर बढ़ने से आपका जो बाइकार्बोनेट का लेवल है वो 1 मिलीमोल इक्विवेलेंट बढ़ रहा है। तो मान लीजिए आपका जो राइस है वो 20 Hg का राइस है, तो इसके लिए आपका कितना मिलीमोल जो है बाइकार्बोनेट बढ़ेगा, 2 मिलीमोल पर लीटर। तो इस हिसाब से आपका बाइकार्बोनेट इंक्रीज होगा। तो आपको देखना है अगर 20 का इंक्रीमेंट आया है पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 में, तो क्या बाइकार्बोनेट 2 मिलीमोल मिली इक्विवेलेंट इंक्रीज हुआ है। अगर हुआ है तो फुल्ली कंपनसेटेड है, अगर नहीं हुआ है तो अनकंपनसेटेड है। ठीक है, ये समझ आया आपको। नेक्स्ट हो गया क्रोनिक। क्रोनिक के केस में फॉर एवरी 10 mmHg rise in PCO2, HCO3 rises by 3.5 मिलीमोल पर लीटर। इसका मतलब अगर आपका जो पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 है उसमें अगर 20 मर्क्यूरी का इंक्रीमेंट आया है, तो जो इसके कंपनसेशन में बाइकार्बोनेट का इंक्रीमेंट कितना आना चाहिए, 3.5 प्लस 3.5, आपका टोटल 7 का इंक्रीमेंट HCO3 माइनस में आना चाहिए एज ए कंपनसेशन। अगर आ गया तो फुल्ली कंपनसेटेड है। ओके, इतना क्लियर है। तो हम नेक्स्ट जाएंगे रेस्पिरेटरी अल्कोसिस में। ठीक है, तो इसमें भी एक्यूट और जो क्रोनिक डिजीज है ये किस लिए होता है, अगर कोई ऑब्स्ट्रक्शन है लंग्स में, जैसे सांस नहीं ले पा रहे, ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज, ऑब्स्ट्रक्टिव ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज में होता है। ठीक है, हम देखते हैं एक्यूट केस में होता है रेस्पिरेटरी अल्कोसिस। तो एक्यूट में फॉर
बड़ा वाला लिखने से अच्छा कॉपी कर ले। फॉर एवरी 10 mm राइज इन PCO2 HCO3 राइज बाय, यहाँ पे 3.5 नहीं होगा, यहाँ पे आपका हो जाएगा 2 मिलीमोल पर लीटर। सो अगर और यहाँ पे ये फॉल हो जाएगा। रेस्पिरेटरी अल्कलाइज में क्या होता है, रेस्पिरेटरी है तो ऑब्वियसली CO2 से रिलेटेड होगा, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 डिक्रीज होगी, अल्कलोसिस, पीएच इंक्रीज्ड, तो इसके कंपेंसेशन में क्या होगा, बाइकार्बोनेट भी डिक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो एक्यूट में कहते हैं फॉर एवरी 10 mm Hg का फॉल इन PCO2 कितना फॉल करता है बाइकार्बोनेट में, 2 मिलीमोल के समान। ओके, तो मान लीजिए आपका PCO2 में फॉल आया 10 का, तो बाइकार्बोनेट में फॉल आएगा 2 का। ठीक है, इससे आप पता लगा सकते हैं कि फुल्ली कॉम्पनसेटेड है, पार्शियली कॉम्पनसेटेड है और अनकॉम्पनसेटेड है। तो नेक्स्ट आते हैं क्रोनिक केस में। ठीक है, इसमें फॉर एवरी 10 mm Hg fall in PCO2, HCO3 falls by 5 मिलीमोल पर लीटर। तो एवरी 10 mm फॉल के लिए यहाँ 5 का डिफरेंस देखने को मिलेगा आपको, मतलब 10 mm अगर Hg का पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का फॉल आया, तो इस आपको बाइकार्बोनेट का भी 5 का फॉल देखने को मिलेगा, मतलब 10 का अगर PCO2 का फॉल आया तो 5 का आपका बाइकार्बोनेट का फॉल देखने को मिलेगा। तो अगर 5 का फॉलो आ गया तो ऑब्वियस है कि फुल्ली कंपनसेटेड है। ओके, तो सो लेट अस डिस्कस सम क्लिनिकल केसेस टू क्लैरिफाई द टॉपिक। तो हम 3 केस डिस्कस करने वाले हैं, तीनों टाइप के। तो हर एक केस हम 3 स्टेप्स में सॉल्व करेंगे, देखेंगे कि 3 स्टेप्स में लगा के कि कैसे सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, ए 35-year-old male who is a known chronic alcoholic heavily intoxicated with alcohol and admitted in the emergency ward in a comatose stage। ये comatose stage क्या होता है, पहले तो ये comatose मतलब एक कोमा का स्टेज होता है जहाँ पे जो पेशेंट है नॉट रिस्पॉन्डिंग टू एनी स्टिमुलेशन, मतलब पेन टच कुछ भी उसको उसमें कुछ रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा। ठीक है, तो सबसे पहला स्टेप क्या था, पीएच। ठीक है, पीएच हमारा है 7.2। 7.2 क्या है, एसिडोसिस। पीएच 7.6 से कम है, सो एसिडोसिस हो गया। पहला हमने एसिडोसिस फर्स्ट स्टेप लगा के कर लिया। सो नेक्स्ट देखेंगे एसिडोसिस का रीजन क्या है। सो यहाँ पे देखिए जो HCO3 है ये नॉर्मल लेवल में, ठीक। जो PCO2 है ये बहुत ज्यादा बढ़ गया, ठीक है, ज्यादा बढ़ गया। तो प्राइमरी रीजन क्या है, यहाँ से इंटरप्रेट कर सकते हैं हम, दिस इज ए केस ऑफ रेस्पिरेटरी रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। ठीक है, बहुत इजीली हो गया रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। अब हम देखेंगे ये कंपनसेशन हुआ है कि नहीं हुआ है।
तो हमारा जो एसीओ चाहिए मतलब बाइकार्बोनेट है वो नॉर्मल लेवल में ही है, मतलब 23 है। ठीक है, 21 से 27 नॉर्मल लेवल है, 23 है नॉर्मल है। तो देयर इज नो कंपेंसेशन। सो दिस इज ए फाइनल रिजल्ट ऑफ इंटरप्रिटेशन। क्या है? अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। सो ये केस ऑफ अनकम्पेंसेटेड रेस्पिरेटरी एसिडोसिस। बहुत ही से। तो नेक्स्ट के देखते हैं, इसमें थोड़ा ट्विस्ट है, इसमें एनएन गैप आ गया हमारा। ठीक है, तो इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो गिवन डाटा क्या है पहले देखते हैं। पीएच, वेरी फर्स्ट पीएच, पीएच इज नियरली नॉर्मल कह सकते हैं। ठीक है, स्लाइटली एसिडिक इनसाइड, स्लाइटली ऑन द एसिडिक साइड। ठीक है, अब स्लाइटली एसिडिक साइड में कह सकते हैं। बाइकार्बोनेट लो है, नॉर्मल क्या है 21 टू 27। पीसीओ, पीसीओ टू क्या है? ये भी लो है। एनएन गैप, अब यहाँ पे आ गया ट्विस्ट। एनएन गैप, एनएन गैप क्या है? इंक्रीज्ड। ये नॉर्मल लेवल क्या बोला था? 8 टू 12 तो नॉर्मल लेवल। सो एनएन गैप इज इंक्रीज्ड। नेक्स्ट स्टेप क्या है? ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज, ब्लड ग्लूकोज क्या है? बहुत ज्यादा है, वेरी हाई। हाइपर ग्लाइसेमिक। ठीक है, सो अब स्टेप वन पे जाते हैं। लो बाइकार्बोनेट, लो बाइकार्बोनेट क्या मीन करता है? लो HCO3 माइनस इंडिकेट्स मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, तो आपका देख सकते हैं यहाँ पे बाइकार्बोनेट लो है। लो बाइकार्बोनेट क्या आप सीधे सीधे क्या माइंड में आएगा कि मेटाबॉलिक एसिडोसिस। ओके, which is compensated by compensated by decreasing PCO2। सो मेटाबॉलिक एसिडोसिस में आपका जो बाइकार्बोनेट है वो डिक्रीज हो गया है। वो कैसे कंपनसेट होगा? बाय डिक्रीजिंग PCO2। ठीक है, पीछे डिक्रीज होगा तो अल्काइल का परिमाण बढ़ेगा, मतलब CO2 का परिमाण घटेगा, तो एसिड का परिमाण घटेगा। तो आपका ये कंपनसेट हो जाएगा। ठीक है, तो कंपनसेट एज ए कंपनसेशन आपका PCO2 डिक्रीज हो गया। देखते थे जो बाइकार्बोनेट है वो लो है, PCO2 लो है, एज ए कंपनसेटेड PCO2 घट गया। तो नेक्स्ट हम चेक करेंगे स्टेप 2 में कि कंपेंसेशन हुआ कि नहीं। फॉर मेटाबॉलिक एसिडोसिस द एक्सपेक्टेड रेस्पिरेटरी कंपेंसेशन, जो हमने पहले ही देखा था फॉर्मूला, वो लगाएंगे यहाँ पे। कंपेंसेशन हुआ कि नहीं देखेंगे। तुम्हारा फॉर्मूला क्या था? 1.5 इंटू बाइकार्बोनेट, बाइकार्बोनेट कितना है 14, 14 लगाएंगे यहाँ पे प्लस 8, तो हमारा कितना आना चाहिए 29। तो 29 है क्या? नहीं है, हमारा जो PCO2 29 नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं? एक्सपेक्टेड क्या है? दिस इज एक्सपेक्टेड, बट
actual PCO2 is 15 mmHg, so which is much lower than expected. So this means additional respiratory alkalosis is present. हमारा होना चाहिए था 29 और ये और भी घट के कितना हो गया 15, तो ये एडिशनल रेस्पिरेटरी alkalosis हो गया। तो हमारा इंटरप्रिटेशन क्या होगा? व्हाट शुड बी आवर इंटरप्रिटेशन? प्राइमरी जो इंटरप्रिटेशन आपका होगा होगा मेटाबॉलिक एसिडोसिस, increased anion gap is due to डायबिटिक। वो जो डायबिटिक वाला दिया था कि 500 के करीब आपका था, तो हाइपरग्लाइसेमिक था, उसमें कीटोएसिडोसिस होकर डायबिटिक कीटोएसिडोसिस के कारण आपका एनियन गैप बढ़ गया। डायबिटिक कीटोएसिडोसिस। और जो सेकेंडरी कॉज है, सेकेंडरी डिसऑर्डर है सुपर इम्पोज्ड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। सुपर इम्पोज्ड सुपर इम्पोज्ड रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। तो फाइनल डायग्नोसिस क्या होगा? मिक्स्ड मिक्स्ड एसिड बेस डिसऑर्डर, हाई anion gap, metabolic acidosis with respiratory alkalosis। सो ये आपका हो गया फाइनल डायग्नोसिस। ओके, सो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है। इसमें क्या है? केस ऑफ सस्पेक्टेड पॉइजनिंग हु हैज बीन गिवन nasogastric suction एज ए फर्स्ट एसिड मेजर। ठीक है, और इसका हमारा पीएच दिया है 7.5। तो फर्स्ट स्टेप क्या है? 7.5 है अल्कलोसिस। अल्कलोसिस बाइकार्बोनेट है 36, ये भी हाई है। तो इन दोनों से हम क्या कर सकते हैं एक केस ऑफ मेटाबॉलिक एनालिसिस। मेटाबॉलिक कंपोनेंट हाई है, बाइकार्बोनेट हाई है, और पीएच भी हाई है, तो मेटाबॉलिक एनालिसिस। और यहाँ पे पीसीओ2 क्या है? पीसीओ2 लो है। तो एक्सपेक्टेड क्या था कंपनसेशन में? देखिए मेटाबॉलिक एनालिसिस है, मतलब बफर बढ़ गया, बफर एसओ3 बाइकार्बोनेट बढ़ गया, तो उसके कंपनसेशन में हमारा पीसीओ2 बढ़ना चाहिए था, तो एसिड बेस को न्यूट्रलाइज कर देता। लेकिन इस यहाँ क्या है? पीसीओ2 घट गया है ऊपर, तो दिस इज केस ऑफ अनकम्पनसेटेड मेटाबॉलिक एल्कलोसिस, क्योंकि पीसीओ2 बढ़ना चाहिए था लेकिन वो घट चुका है, तो कंपनसेशन का कोई चांस नहीं है। तो व्हाट शुड बी आवर इंटरप्रिटेशन? दिस इज अ केस ऑफ uncompensated
मेटाबॉलिक हाइपोथेसिस। सो इसी के साथ हमारा पूरा टॉपिक मैंने पूरा रैप अप कर दिया, पूरा कंबाइन कर दिया, सारे केस डिस्कस कर दिए तीनों टाइप के। और मैंने पूरा तीनों टिप्स डिटेल में डिस्कस किया। तो कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और आपके दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।